हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में फार्मेसी ज्ञान 0.1 में। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल फार्मेसी चैप्टर 1 का बचा हुआ पार्ट बी। ठीक, पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़े थे हमने पिछले लेक्चर में? इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम देखेंगे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से लेके रोल ऑफ फार्मासिस्ट तक, यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस से लेके आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस पे। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है वहाँ पे हम चलेंगे। ठीक, आ जाइए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। हाँ, यहाँ पे गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है, देखिए। गुड का मतलब सब जानते हैं, अच्छा होता है। फार्मेसी का मतलब क्या होता है, मेडिसिन को देने या वितरण करने की जो भी चीज़ें होती हैं वो फार्मेसी से रिलेटेड होती हैं। प्रैक्टिस मतलब उनका कितना प्रैक्टिस है, कितना उनका अध्ययन है। ठीक, देखिए गुड फार्मेसी प्रैक्टिस GPP फार्मेसी प्रैक्टिस होती है जो उन लोगों की आवश्यकता यानी नीड के अनुसार कार्य करता है जो फार्मासिस्ट सर्विस का उपयोग करते हैं। उन्हें ऑप्टिमल और एविडेंस बेस्ड केयर स्टैंडर्ड लेवल पर प्रदान की जाती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है, एक फार्मेसी की एक प्रैक्टिस है जो कि आवश्यकता पड़ने पर जो भी बेस्ट, जो अच्छी मेडिसिन, जो अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन हो वो पेशेंट को डिलीवर कराई जाए या उनके पास पहुंचाई जाए। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि रोगी को सेफ यानी सही, इफेक्टिव जो दवा अच्छे से काम कर सके, क्वालिटी एश्योर्ड जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो फार्मास्यूटिकल केयर मिले। यानी जो फार्मास्यूटिकल केयर मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, जो भी मेडिसिन है, जो भी चीज़ें हैं उसको डिलीवर करा सके, उसको प्रोवाइड करा सके। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपकी क्या होगी, प्रैक्टिस एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाएगी। तो आप GPP यानी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आएंगे। तो हॉस्पिटल में गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का है कि अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छे से करना आता है तो आपका हॉस्पिटल नंबर 1 यानी टॉप पे चलेगा। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आप गुड फार्मेसी प्रैक्टिस छोड़िए, आपका हॉस्पिटल बंद भी हो जाएगा। ठीक, रिक्वायरमेंट क्या होगी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस की? देखिए, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है फार्मेसी एक्टिविटी के माध्यम से रोगी की सहायता करना। फार्मेसी के माध्यम से रोगी की सहायता करना का मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से की जाती है। जैसा दो तरीके क्या हैं? पहला, सप्लाई ऑफ मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट। जो भी मेडिसिन या हेल्थ केयर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं पेशेंट को, वो अच्छी गुणवत्ता की, सुरक्षित हो, अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए। यानी हॉस्पिटल फार्मेसी का दायित्व है कि रोगी को अच्छी मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट क्या सुरक्षित और गुणवत्ता आपूर्ति सुनिश्चित करें। यानी उसकी गुणवत्ता क्या हो, अच्छी क्वालिटी की हो, और मेडिसिन क्या हो, बेस्ट हो। ठीक, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्रोविजन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस। अब जो भी मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं उस मेडिसिन की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, और जो भी सावधानी है, उसका उपयोग है, कैसे करना है, उसके बारे में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देना, प्रोवाइड करना। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। पहला, सही मेडिसिन, सही प्रोडक्ट को पेशेंट को प्रोवाइड करना है। दूसरी, अगर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में अच्छे से उस पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दें, उसको एडवाइस दें, उसको सलाह दें कि आपको दवा को कैसे खाना है, दवा की मात्रा क्या होना चाहिए। अगर दवा आप साइड इफेक्ट, मान लीजिए कोई दवा है, आपको उल्टी हो गई, तो आपको अगर उल्टी हो गई तो उसके बाद क्या दवा खाना, आपको घबराना नहीं है। या कोई ऐसा दवा है इसको खाने से आपको उल्टी हो सकता है, ओक फीलिंग हो सकता है, तो आप घबराइएगा मत, इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। क्लियर? ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें क्या है, फार्मासिस्ट को अच्छे से पता होगी तभी वो बताएगा। और अगर सही मेडिसिन, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो किसके अंतर्गत आएगा, हमारा गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत। यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होता है समझ में आ गया। अब आगे देखेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस में? जो ऊपर अभी हम देखें वही नीचे भी होगा, क्योंकि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का फार्मासिस्ट में क्या रोल होगा कि मेडिसिन को, सही मेडिसिन को तैयार करना, उसको पहुंचाना। ऑब्टेन मेडिकल प्रोडक्ट, जो मेडिकल प्रोडक्ट हैं वो विश्वसनीय स्रोत से ऑब्टेन करना। जो भी हम जिससे भी जिस मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उससे, जिससे हम भी खरीद रहे हैं, यानी जो ऑब्टेन सोर्स हो, जो विश्वसनीय सोर्स से हो, यानी सही मेडिसिन जो प्रोवाइड करता हो, उससे हमको खरीदना है। ऐसा नहीं है किसी से भी हम दवा को खरीद लें। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, वो घटिया, खराब क्वालिटी की, आपको चीप क्वालिटी की आपको मेडिसिन दे देगा। हाँ, देगा तो सस्ता, लेकिन क्या होगा, बहुत खराब क्वालिटी का होगा। और खराब क्वालिटी का होगा तो पेशेंट को आप देंगे तो पेशेंट को भी वो हार्म करेगा। तो आप क्या GPP में आएंगे? नहीं, तब आप GPP में नहीं आ पाएंगे, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे, अगर आपको दवा को सही तरीके से खरीदना नहीं आ रहा है। ठीक, क्लियर? आगे देखेंगे
सिक्योर मेडिकल प्रोडक्ट, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट हैं उनको सुरक्षित रूप से स्टोर और सिक्योर करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं हो दवा को आप कहीं भी रख दीजिए, ऐसा नहीं है। दवा को आपको स्टोर करके रखना आना चाहिए। जिस दवा को जिस क्राइटेरिया में जिस टेम्परेचर पर डिसाइड किया गया है रखने के लिए आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। आगे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको सही तरीके से आना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे पेशेंट को किसी दूसरे पेशेंट का दवा दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक बार में एक पेशेंट को हैंडल करना है, उसको दवा देना है, फिर दूसरे को हैंडल करना है। एक साथ मल्टीपल लोगों को अगर हैंडल करेंगे तो चांस है कि इसका दवा उठा के आप दूसरे को दे दें। क्लियर। आगे एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल प्रोडक्ट, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट है वो पेशेंट को कैसे लेना है, यानी उसमें उसको सहायता करना है कि दवा को एडमिनिस्ट्रेशन में सहायता प्रदान करना है कि पेशेंट को दवा को कैसे लेना है। आगे डिस्पेंस मेडिकल प्रोडक्ट, जो भी मेडिकल प्रोडक्ट हैं, जो भी दवाएं हैं उसको प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सही दवाइयों को डिस्पेंस करना आपको आना चाहिए। अगला डिस्पोज ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट, जो भी एक्सपायर या ख़राब मेडिसिन हो चुकी है, जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेडिसिन को कैसे डिस्पोज करना है, कि रिटर्न करना है, क्या करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, हॉस्पिटल फार्मेसी में कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। मतलब अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी चलाना चाहते हैं तो आपके कुछ नियम कानून है, उसको आपको मानना पड़ेगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, ये जो नियम कानून होते हैं नेशनल इंटरनेशनल दोनों पे दिए जाते हैं। मतलब हमारी गवर्नमेंट जो भारत सरकार है इसके द्वारा भी दी गई हैं, और कुछ इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल जो अलग अलग कंट्री हैं उसके द्वारा भी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिसको सभी लोग फॉलो करते हैं। जैसे WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नियम कानून होता है तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नियम ऐसे कानून हैं जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए है और सबको फॉलो करना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी में स्टैंडर्ड उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि हॉस्पिटल में फार्मेसी सर्विस सुरक्षित हो, प्रभावी हो और गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी की हो, यानी लोगों को सही मेडिसिन सही इफेक्टिव तरीके से और साथ में उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ऐसा मेडिसिन लोगों को प्रोवाइड हो। ठीक, इस स्टैंडर्ड के अंदर को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकसित किया गया। मतलब आपकी जो आपकी गवर्नमेंट है, आपकी गवर्नमेंट और दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट ने मिलकर इस संगठन का विकास किया, संगठन का निर्माण किया है। समझ में आ रहा है आपको। जैसे पहला क्या है, FIP। कई बार इसका जो फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, FIP का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अक्सर ये आपके सेशनल एग्जाम या आपके फाइनल एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ द FIP। क्लियर। बेसल स्टेटमेंट क्या है, देखिए, FIP एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व स्तर पर, यानी विश्व स्तर सभी कंट्री में फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को प्रतिनिधित्व करता है। यानी फार्मास्यूटिकल साइंस क्या है, फार्मेसी क्या है, साथ में एजुकेशन, जो फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है इसको क्या करता है, निर्धारित करता है, यानी इसको कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। ठीक, 2008 में बात करें तो बेसल स्विट्जरलैंड में FIP कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट ने हॉस्पिटल फार्मेसी के भविष्य पर चर्चा की थी। जो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे उन्होंने भविष्य में हॉस्पिटल फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बात किया था, जो भी हॉस्पिटल के फार्मासिस्ट थे। क्लियर। FIP का बेसल स्टेटमेंट क्या कहता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अकॉर्डिंग, देखिए, पहला प्रोक्यूरमेंट, मतलब जो भी दवा हो आपको खरीदारी आपको पता होना चाहिए कि आप दवा को किससे खरीद रहे हैं। ठीक, सही टेंडर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, बेग विश्वसनीय स्रोत से आप दवा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो भी डॉक्टर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो कॉस्ट, उसका मार्केटिंग या अन्य फैक्टर का प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस करना, यानी ऐसा ना हो कि प्रिस्क्राइबिंग जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें बहुत उसका कॉस्ट बहुत अधिक है मेडिसिन का, उसका मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, जो आप दवा लिख रहे हैं उसका जो कॉस्ट हो कम होना चाहिए और मार्केट में आसानी से मिल जाए। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपके फार्मेसी को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि उसका बहुत कॉस्ट अधिक है या मार्केट में मिलता ही नहीं है दवा, तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो फिर क्या वो दवा कहीं मिलेगा नहीं। तो FIP ने बताया कि आपको दवा की ऐसा लिखना चाहिए जो कि वो आसानी से मिल सके, उसका प्राइस क्या हो, कम हो, और ये दवा अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हर महंगी चीज़ें होती हैं बहुत बढ़िया होती हैं, ऐसी बात नहीं है। सस्ती चीज़ें भी बढ़िया ही होती हैं, बस वो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन सी सस्ती चीज़ बढ़िया है। क्लियर। आगे देखिए, जैसे प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, जो भी उसकी क्या प्रिपरेशन हो उसको बनाया जाए और साथ में उसको डिलीवर करना आपको वितरण करना आपको पता होना चाहिए, उसको कैसे अच्छे से बनाना है, उसका कैसे वितरण करना है। क्लियर। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन,
दवा को कैसे मरीज तक पहुंचाना है, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है, मतलब पेशेंट को कैसे दवा वो मिल जाएगी। मिलने का मतलब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि जो पेशेंट तक दवा पहुंच जाए। एक होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब होता है किस तरीके से दवा पेशेंट अपने अंदर ले रहा है, अपनी बॉडी में ले रहा है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया आप लोग को। एक है मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यूज, यानी दवा को मॉनिटर करना, दवा को जो यूज कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना पेशेंट के ऊपर, कि पेशेंट के ऊपर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए किसी दवा को आप, किसी पेशेंट को मान लीजिए बॉडी में स्वेलिंग था, तो आपने उसको मान लीजिए एक लैक्सिस का इंजेक्शन दे दिया, डायूरेटिक्स का इंजेक्शन दे दिया कि अभी आप थोड़े टाइम में, आप ही 20 मिनट 25 मिनट में आपको क्या होगी, आपको पेशाब होगी, आपको आपका यूरिन क्या होगा, बाहर निकलेगा, आपकी बॉडी की स्वेलिंग क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो अब आप अगर मान लीजिए उसको नहीं हो रहा है, 2 घंटे 3 घंटे हो गया और नहीं हो रहा है, तो आप अगर निगरानी नहीं रखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि दवा काम कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे और अगला क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जो भी ह्यूमन के रिसोर्स हैं, जो भी ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, जो भी दवा को विकास करने वाले होते हैं, इनको प्रशिक्षण करना, इनको बताना, इनको समझाना कि जो भी मेडिसिन है इसका कैसे विकास होगा, यानी इसको कैसे आप इफेक्टिव तरीके से बना सकते हैं, इनको डेवलपमेंट करने में इनका योगदान करना। ठीक, आगे है एक अपना स्टैंडर्ड ASHP, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। देखिए ASHP स्वास्थ्य प्रणाली में काम करने वाले फार्मासिस्ट का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कितने 60,000 प्लस मेंबर शामिल हैं, जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन हो गए, या फार्मासिस्ट जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इन ट्रेनिंग में, और प्रोफेशनल फार्मासिस्ट जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ बना चुके हैं वे लोग। ठीक, मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है, जैसे फार्मासिस्ट को फार्मेसी डिपार्टमेंट का उचित ज्ञान होना चाहिए, अपने डिपार्टमेंट का अच्छे से उनको ज्ञान होना चाहिए, एब्रिविएशन का ज्ञान होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म का। जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया PCM, क्या लिख दिया PCM, तो अगर आपको PCM का मतलब नहीं पता है, पैरासीटामोल होता है, तो आप दवा नहीं दे पाएंगे। या मान लीजिए डॉक्टर ने लिख दिया LCZ, तो आपको LCZ पता है नहीं पता है, और यहाँ सामने अगर T लिख दिया तो मतलब इसका होता है टैबलेट, तो टैबलेट में LCZ मतलब टैबलेट में क्या है, लियोसिट्राजिन, एक एलर्जी की टैबलेट होती है। मान लीजिए उन्होंने सामने लिख दिया कैप, ठीक, और उसके बाद लिख दिया OMG, तो क्या आपको पता है इसके बारे में। कैप का मतलब होता है कैप्सूल, OMG का मतलब होता है ओमनी पैराजोल, जो गैस की हमारी कैप्सूल आती है। ठीक, तो ये एब्रिविएशन फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि डोज कैलकुलेशन की जानकारी, डोज की कैसे कैलकुलेट करना इसकी जानकारी आपको अच्छे से होना चाहिए। प्रोक्यूरमेंट, खरीदारी कैसे करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है अपने फार्मेसी के अंतर्गत। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, मरीज तक कैसे पहुंचाना है, इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रोडक्शन कैसे करना है कि दवा कैसे बनती है, पैकेजिंग कैसी होती है, लेबलिंग कैसे होती है, इसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं। क्लियर। ये अगला है अपना स्टैंडर्ड NQAS, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड। देखिए इसमें क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। NQAS भारत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर द्वारा स्थापित एक संगठन है। ये देखिए ये नेशनल लेवल पे है। ठीक, इसका उद्देश्य टॉप परफॉर्मिंग फैसिलिटी या हाईलाइट करना है कि लोगों को पब्लिक हॉस्पिटल पर ट्रस्ट बढ़ जाए, यानी लोग क्या हैं, पब्लिक जो हैं वो जो हॉस्पिटल पर क्या करें, अपना ट्रस्ट बढ़ा लें, यानी उनको क्या है, उनकी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी स्टैंडर्ड की उनको मेडिसिन प्रोवाइड करने का इनका उद्देश्य था। जैसे सर्विस प्रोविजन, पेशेंट राइट, पेशेंट का क्या राइट है, आप हमको कौन सी दवा लगा रहे हैं, इसका पेशेंट को राइट होता है या जानने को आप हमको कौन सी दवा दे रहे हैं। ठीक, इसको आप ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट से छुपा के उनको दवा दें। इन्फेक्शन कंट्रोल, जो भी इन्फेक्शन फैलने वाला है उसको कंट्रोल करने पर इनका फोकस होता है, इनको उसको कैसे कंट्रोल करें जिससे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट ना हो जाए। ऐसा पता लगा हॉस्पिटल में गए थे, दूसरे किसी पेशेंट था, उस पेशेंट से फैल के सभी लोग को हो गया, तो इसके लिए आपको क्या, उसको कंट्रोल करना आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी क्वालिटी है मेडिसिन की, उसको क्वालिटी को आपको मैनेज करना है कि इसकी क्वालिटी ख़राब ना होने पाए, बेकार ना होने पाए। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, आपको हैंड वॉशिंग फैसिलिटी रखनी पड़ेगी, आपको उसके बारे में पता होगा कि अगर आप हैंड वॉश प्रॉपर करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो सकती है, तो आपको हैंड वॉशिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। पोस्टपार्टम केयर, यानी जन्म के 6 सप्ताह बाद यूट्रस और हार्मोनल लेवल का नॉर्मल होना, ये क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम केयर। यानी करें कि अगर आप कोई मान लीजिए लेडी है और उसको मान लीजिए उसका डिलीवरी हुआ, उसको बच्चा हुआ, तो अगर 6 सप्ताह बाद अगर उसका स्ट्रेस और हार्मोन लेवल अगर नॉर्मल नहीं होता है तो मतलब उसमें कोई दिक्कत है तो उस पर ध्यान देगा, उस पर उनको निगरानी रखना पड़ेगा उसके, यानी 6 सप्ताह बाद उसका जो यूट्रस है हार्मोन लेवल है वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम केयर। क्लियर।
आगे ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन चाइल्ड बर्थ के 60 सेकंड के भीतर, जब चाइल्ड बर्थ होता है उसमें 60 सेकंड के भीतर ऑक्सीटोसिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन होता है जो कि यूट्रस की मसल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे जो लड़का होता है वो क्या होता है, बाहर होता है। ऑक्सीटोसिन आपका हार्मोन भी होता है जो आपके मिल्क क्या कहते हैं, मिल्क को बाहर निकालने में या फिर क्या होता है, यूट्रस के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करता है। ठीक, आगे है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वारंटाइन एंड क्लीननेस। क्वारंटाइन रखना, ऐसे पेशेंट मान लीजिए आपके कोई ऐसे टीबी का पेशेंट आ गए तो उनको क्वारंटाइन करने के लिए आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, उनको क्लीननेस, उनको हाइजीन उनको अच्छा देना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। यह कौन बताता है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड बता रहा है, इसका एक गाइडलाइन है। ठीक, आगे क्या है, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्रेडिएशन। देखिए इसमें क्या था, इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था, उसका एक पार्ट है। हॉस्पिटल के लिए एक्रेडिएशन प्रोग्राम चलाता है, हॉस्पिटल के लिए क्या चलाता है, एक्रेडिएशन प्रोग्राम, उनको अवेयर करने के लिए। जैसे लीगल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जैसे क्वालिफाइड फार्मासिस्ट सर्टिफिकेट फार्मेसी डिस्प्ले होना चाहिए। जो भी क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, कोई भी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट क्या होगा, जो अपना लाइसेंस होगा वो अपने फार्मेसी में लगाएंगे, उस जिससे सभी लोग को साफ साफ दिखे। ठीक, और अगला क्या है, जो शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स की जो दवाएं हैं ये लाइसेंस मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा प्रिस्क्राइब होने पर बिक सकती हैं। कोई भी दवा को बेच नहीं सकता है, ना ही खरीद सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम सब जानते हैं कोई भी दवा आपके आज के डेट में जाइए मांगिए तुरंत मिल जाएगा। क्यों, ड्यू टू मनी, पैसे के लिए कोई भी दवा आपको उठा के दे देंगे। ठीक, फार्मेसी में फिजिशियन सैंपल नहीं बेची जा सकती। अगर फार्मेसी में फिजिशियन सैंपल जो कि डॉक्टर को दिखाने के लिए सैंपल दिया जाता है EMR के थ्रू, उस सैंपल को आप नहीं बेच सकते हैं, फिर भी क्या होता है, बेच देते हैं। ठीक, यहाँ तक कि खरीद के भी बेच देते हैं, जो EMR होते हैं जो कंपनी के, उनसे खरीद के भी दवा को बेच देते हैं। ठीक, अगला क्या है, NDPS मेडिकेशन लॉक्ड इन कंटेनर। जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं उनको एक लॉक कंटेनर में रखी जानी चाहिए और हर इशू में रजिस्टर रिकॉर्ड होना चाहिए। और कोई भी अगर उस पर दिक्कत हो रही तो उसमें एक रजिस्टर बनाना चाहिए, उस पर रिकॉर्ड रखना चाहिए। सभी लीगल डॉक्यूमेंट समय पर अपडेट होने चाहिए, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है। एक्सेस टू मेडिकेशन का एक्सेस किसको हो सकता है, जैसे फार्मेसी में केवल हॉस्पिटल फार्मेसी की दवाइयाँ स्टॉक करनी चाहिए। उसके बाद फार्मेसी इंचार्ज को मेडिकेशन प्राप्त करने की प्रोसीजर पता होनी चाहिए, यानी कैसे मेडिकेशन आप प्राप्त करेंगे, किस तरीके से आपको खरीदेंगे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेडिसिन रखने का क्लीन और पेस्ट फ्री होना चाहिए, यानी कोई वहाँ पे कीड़े मकोड़े या ऐसा कोई चीज़ नहीं, उन्हें साफ सुथरा होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होना चाहिए, कोई भी आपके फार्मेसी में एंट्री ना करे, आपको रिस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा, यानी आप स्टाफ के थ्रू वो दवा को वितरण किया जाएगा, ना कि कोई भी आपके फार्मेसी में अंदर आके दवा ले जाए। ठीक, आगे मेडिसिन सेफ्टी क्या है, जैसे रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, जहाँ ड्रग को रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है उसको वहाँ पे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। और पर्सनल आइटम जैसे फूड ड्रिंक्स या रेफ्रिजरेटर में इन सब को नहीं रखना है। लासा ड्रग वे ड्रग होते हैं जो दिखती एक समान है और उनका साउंड, उनको बोलेंगे उच्चारण करेंगे तो एक समान लगेगा, या उनको कलर कोटेड में रखनी चाहिए, यानी उनको एक अलग रखना चाहिए। ठीक, हाई रिस्क ड्रग सूची की बनाई जाए और आसानी से उपलब्ध हो, यानी हाई ड्रग्स की एक सूची बनाई जाए, कौन कौन सी ऐसे ड्रग हैं जो कि हाई रिस्क वाले ड्रग हैं, उनकी एक सूची बनाओ जिससे वो अगर ज़रूरत पड़े तो तुरंत हो। हाई रिस्क में वे ड्रग होती हैं, ऐसा समझो ऐसे ड्रग की बात कर रहे हैं कि हाई रिस्क में अगर इनकी क्वांटिटी अगर थोड़ा सा डोज इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया तो पेशेंट की जान चली जाएगी। ठीक, तो ऐसे ड्रग की एक सूची बनाई, ऐसे हैं तो उनको अच्छे से निगरानी के द्वारा पेशेंट को डिलीवर करें। ऐसा नहीं है कि उसकी डोज अगर ऊपर नीचे हो गई तो पेशेंट के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। आगे हम सब पढ़ेंगे हाई रिस्क, इमरजेंसी रिस्क आने वाले लेक्चर में। ठीक, अगर देखिए अदर सेफ्टी में जैसे फायर सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, मतलब वही जो आग बुझाने वाला होता है। ठीक, तो ये सब देखिए आपका चैप्टर आज तो यहाँ से कंप्लीट हो गया चैप्टर 1। आगे आने वाले चैप्टर में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आप बहुत जल्दी ही हम मिलेंगे आपको चैप्टर 2 लेके, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी लेट हो रहा है। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट भी कराना है, फर्स्ट ईयर भी पढ़ाना है। ठीक, तो जल्दी आप बस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए और एग्जाम में अच्छे से लिख दीजिए। ठीक, और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से। और अगर आप लोग चैनल शेयर नहीं कर रहे हो तो चैनल को शेयर कर दीजिए, जैसे मैक्सिमम लोग को पास पहुँचे और चैनल की भी हमारी ग्रोथ हो और हम अच्छे से जैसे आप लोग को और भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।